हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का हिंदी नारी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब जब भी हम टीचिंग करते हैं, जब भी कोई टीचर टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग करने के क्या उद्देश्य है, उनको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। मतलब अपने अपने लेवल के अनुसार टीचर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है उसकी लाइफ में। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ये उद्देश्य है कि जो भी मैं कंटेंट लेके आ रही हूँ वो मेरे लर्नर्स को समझ में आए, जो भी मैं नोट्स लेके आ रही हूँ वो मेरे लर्नर्स के लिए यूजफुल रहे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हर टीचर के लिए अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आइए आज उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं कि टीचिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। There are mainly two types of objectives of teaching. One is given by Bloom's and another is given by Gagne and Briggs. मतलब टीचिंग के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ब्लूम्स ने दिया है और दूसरा गैगने और ब्रिग्स ने दिया है। तो सबसे पहले हम ब्लूम्स के उद्देश्य पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन या फिर क्लासेस। मतलब ब्लूम्स की क्लासिफिकेशन या फिर ब्लूम्स की क्लासेस। ब्लूम्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स को 3 क्लासिफिकेशंस में बांटा है। वो क्लासिफिकेशंस है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जहां भी कॉग्निटिव वर्ड आ जाए समझ लेना ये आपके ब्रेन के बारे में बात हो रही है। कॉग्निटिव का मतलब ही है ब्रेन या फिर माइंड। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपके ब्रेन से डील करता है। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है आपके इमोशंस, मतलब आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर। अफेक्टिव डोमेन आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से डील करता है। एंड साइकोमोटर डोमेन का मतलब है आपकी फिजिकल स्किल्स, आपके फिजिकल एक्शंस। मतलब साइकोमोटर डोमेन जो है वो आपकी फिजिकल स्किल्स से डील करता है। अब ब्लूम्स ने अपनी टेक्सोनॉमी में इन 3 डोमेन्स की ही बात क्यों की है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वंस महात्मा गांधी सेड कि जब भी टीचर कोई टीचिंग करता है तो उसके कुछ उद्देश्य होने चाहिए और जब भी वो कुछ टीचिंग कर रहा है तो उसके लर्नर का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब जब भी टीचर टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग का मेन ये उद्देश्य रहे कि लर्नर्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए महात्मा गांधी ने 3 एलिमेंट्स बताए थे। पहला हेड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड हैंड। हेड जो डोमेन है, हेड से मतलब है ब्रेन। ब्रेन का जो डोमेन है वो आपके कॉग्निटिव डोमेन में आता है। हार्ट का जो डोमेन है मतलब इमोशंस, एटीट्यूड, अफेक्शन, बिहेवियर, वो आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। और हैंड का मतलब है आपके फिजिकल स्किल्स, आपकी फिजिकल एक्शन, वो साइकोमोटर डोमेन में आता है। Now, Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchies. मतलब ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में 3 हायरार्कीज है। हायरार्की का मतलब है 3 लेवल्स हैं। वो लेवल्स क्या है? सबसे लोएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन। मतलब टीचिंग के थ्रू हम सबसे पहले बच्चे का माइंड डेवलप करते हैं, तो इसलिए कॉग्निटिव डोमेन जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है। सेकंड इज योर अफेक्टिव डोमेन एंड सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम बच्चे के अंदर कुछ फिजिकल एक्शन या फिर कुछ फिजिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपके नॉलेज, आपकी मेमोरी से डील करता है। अफेक्टिव डोमेन आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, एटीट्यूड से डील करता है। और साइकोमोटर डोमेन का मतलब है आपकी फिजिकल स्किल्स या फिर फिजिकल एक्शन। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है आपका ब्रेन, आपका माइंड। मतलब टीचर अपनी टीचिंग करके बच्चे के अंदर माइंड को कैसे डेवलप कर रहा है वो आता है आपके कॉग्निटिव डोमेन में। जहां भी आप कॉग्निटिव वर्ड देख लो तो समझ जाना कि कॉग्निटिव का मतलब है ब्रेन। मतलब कॉग्निटिव वर्ड आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है। कॉग्निटिव डोमेन में देयर आर 6 स्टेजेस। मतलब 1 बाय 1 हम कैसे धीरे धीरे कॉग्निटिव डोमेन की लोएस्ट स्टेज से कैसे हम हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट इज योर नॉलेज स्टेज। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला आता है आपके नॉलेज स्टेज। नॉलेज में क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज स्टेज में बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले जो कंटेंट टीचर ने उसको प्रोवाइड किया है उसको रिकॉल करेगा, उस इंफॉर्मेशन को
समझेगा नहीं, उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को वो याद करेगा, वो है आपका नॉलेज स्टेज। सेकंड, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। अब नॉलेज स्टेज में टीचर ने जो नॉलेज प्रोवाइड करी है लर्नर को, जो कंटेंट प्रोवाइड करा है, उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा लर्नर कॉम्प्रीहेंशन स्टेज में। थर्ड, एप्लीकेशन स्टेज। Application is the ability to utilize or use knowledge in a new situation or in a current situation। अब comprehension stage में learner ने जो भी चीज़ समझी है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि अप्लाई करके उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो। फोर्थ, एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस, दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अब जब लर्नर को उस कंटेंट के बारे में नॉलेज मिल गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, एप्लीकेशन स्टेज भी हो गया, तो अब लर्नर उस पूरे कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज कर सकता है। एनालिसिस का सिंपल मतलब क्या है? किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में बांट के उसको एनालाइज करना, ये होता है एनालिसिस स्टेप। फिफ्थ इज योर सिंथेसिस स्टेप। Synthesis is the ability to integrate different elements or concept in order to form a sound knowledge pattern, so a new meaning can be constructed। मतलब जो एनालिसिस स्टेज में हमने पूरे कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांट के समझने की कोशिश करी है, सिंथेसिस स्टेज में हम उन्हीं छोटे भागों को वापस से जोड़ेंगे, वापस से एक साथ लेके आएंगे और उसमें अपनी नॉलेज मिला के कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। Evaluation stage is your sixth and your highest stage in your cognitive domain। Evaluation stage में क्या होता है? Engenders judgment about the value of material and methods for given purpose। जो भी अभी तक हमने सीखा है, जो भी हमने समझा है, उसकी एप्लीकेशन हुई है, उसका एनालिसिस सिंथेसिस हुआ है, अब हम उसी पूरे नॉलेज को, उसी पूरे कंसेप्ट को जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इवेल्युएशन का मतलब है टेस्ट लेना। अब इवेल्युएशन स्टेज में या तो टीचर बच्चों का टेस्ट लेगा या बच्चे अपने आप खुद का सेल्फ टेस्ट लेके ये चेक करेंगे कि जो भी उन्होंने पढ़ा है या जो भी कंटेंट उनको अभी तक अवेलेबल हुआ है, क्या उनको वो चीज़ अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। इवेल्युएशन स्टेज में बच्चों को भी फीडबैक मिलता है कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ा है क्या वो उनको समझ में आया, और टीचर को भी फीडबैक मिलता है कि जो टीचर ने उनको पढ़ाया क्या वो बच्चों को समझ में आया, बच्चों के लिए वो यूजफुल रहा या नहीं रहा। सो दैट इज योर इवेल्युएशन स्टेज। तो ये 6 स्टेप्स है आपके कॉग्निटिव डोमेन के। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, उसको सबसे पहले ABCD सिखाएगा। अब बच्चा उस ABCD को सबसे पहले रिकॉल करने की कोशिश करेगा, वो है आपका नॉलेज स्टेज। नॉलेज स्टेज में क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले ABCD इसको रिकॉल करके याद करने की कोशिश करेगा। अब कॉम्प्रीहेंशन स्टेज में अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इसको समझ सकता है। अब उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सब अच्छे से समझ सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज है। अब तो कॉम्प्रीहेंशन स्टेज में जो नॉलेज स्टेज में उसको नॉलेज मिली है वो उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कॉम्प्रीहेंशन स्टेज में। थर्ड स्टेज है एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन में जो भी उसको नॉलेज अभी तक मिली है या जो भी उसको अभी तक समझ में आया है वो उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। मतलब अब जब भी बच्चा किसी शॉप पे जाएगा उसको एप्पल दिखेगा तो वो कहेगा दैट इज द एप्पल, दिस इज कैट, दैट इज बॉल। तो वो अपनी नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके उसकी बार बार प्रैक्टिस करेगा और उसको सीखने की कोशिश करेगा। दैट इज योर एप्लीकेशन स्टेप। एनालिसिस स्टेप क्या है, अब जब बच्चे ने ABCD पूरा सीख लिया तो एनालिसिस स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, पूरे कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांट के उसको एनालाइज करना। तो जब बच्चे ने A फॉर एप्पल सीख लिया, APPLE एप्पल बनाना भी सीख लिया, तो अब वो उस पूरी स्पेलिंग को छोटे छोटे भागों में बांट के एनालाइज कर सकता है क्योंकि अब उसको वो कंसेप्ट समझ में आ चुका है। सिंथेसिस स्टेज में क्या है, जो भी बच्चे ने अभी तक सीखा है वो उसके साथ में अपनी नई नॉलेज क्रिएट करता है। मतलब बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, APPLE एप्पल होता है, तो अब वो सिंथेसिस स्टेज में क्या करेगा, अपनी प्रायर नॉलेज को जोड़ के नई नॉलेज क्रिएट करेगा। मतलब अब वो उस एप्पल वर्ड से एक पूरा सेंटेंस बना सकता है अपनी नॉलेज को क्रिएट करके। जैसे एप्पल इज अ फ्रूट,
तो अब उसने एप्पल इज अ फ्रूट, अभी तक उसने सिर्फ एप्पल ही सीखा था कि ए फॉर एप्पल। फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आया, नेक्स्ट स्टेज में उसने सीखा कि एप्पल क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करी। फिर उसने APPLE एप्पल सीखा और अब वो उसने फिर उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। फिर उसका एनालिसिस स्टेज हुआ और अब सिंथेसिस स्टेज में क्या किया उसने, APPLE एप्पल को अपनी पुरानी नॉलेज से जोड़ के नई नॉलेज क्रिएट करी और कहा कि एप्पल इज अ फ्रूट। मतलब उसने अपनी पुरानी नॉलेज को जोड़ के नई नॉलेज में क्रिएट किया। और इवेल्युएशन स्टेज में क्या हुआ, अब जब उसको सब कुछ समझ में आ गया तो या तो वो खुद का सेल्फ टेस्ट लेगा या फिर टीचर उसका टेस्ट लेगा और ये फीडबैक लेने की कोशिश करेगा कि जो टीचर ने अपने लर्नर को पढ़ाया है क्या उसको वो चीज़ समझ में आई, और लर्नर को भी ये फीडबैक मिलेगा कि जो भी उसने अभी तक पढ़ा है समझा है क्या वो उसको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो ये 6 स्टेजेस हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन के। फर्स्ट नॉलेज, जिसमें बच्चा सिर्फ कंटेंट को समझने, कंटेंट को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करता है, सिर्फ उसको रिकॉल करता है इंफॉर्मेशन को। कॉम्प्रिहेंशन स्टेज में उसी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। थर्ड एप्लीकेशन स्टेज, अब उसी इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करता है। फोर्थ एनालिसिस स्टेज, उस पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे भागों में बांट के उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। सिंथेसिस स्टेज में उसी अपनी पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। और इवेल्युएशन स्टेज में बच्चे का टेस्ट होता है और उस टेस्ट के थ्रू फीडबैक मिलता है लर्नर्स को भी और टीचर्स को भी। ठीक है, सो दैट इज योर कॉग्निटिव स्टेज। सेकेंड इज योर अफेक्टिव डोमेन स्टेज। अफेक्टिव डोमेन स्टेज आपके इमोशन से, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से डील करता है। अफेक्टिव डोमेन स्टेज में कहा है कि हम कैसे अपनी टीचिंग के थ्रू बच्चों के अंदर इमोशंस, बच्चों के अंदर बिहेवियर को भी डेवलप कर सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन स्टेज में 5 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट रिसीविंग, सेकंड रेस्पॉन्डिंग, थर्ड वैल्यूइंग, फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग एंड फिफ्थ कैरेक्टराइजिंग। अब इन 5 स्टेजेस को एक सीक्वेंस में लर्न करने के लिए आई हैव मेड अ एक्रोनम। एक्रोनम क्या है? R2VOC, जिससे आप रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग को अच्छे से लर्न कर सकते हो। एक्रोनम क्या है? R2 मतलब रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग दोनों आ गए। फिर V से वैल्यूइंग, O से ऑर्गेनाइजिंग और C से कैरेक्टराइजिंग। सो R2VOC। ठीक है, अब रिसीविंग स्टेज क्या है? बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, जो भी उसको कंटेंट मिला है टीचर के थ्रू, जो भी उसको नॉलेज मिली है वो उसको रिसीव करेगा। रिसीव करेगा मतलब उसको या तो वो देखेगा या फिर उसको वो सुनेगा, और देखने और सुनने के देख के या फिर सुन के वो उस नॉलेज को रिसीव करेगा। तो सबसे पहले बच्चा जो नॉलेज उसको टीचर के थ्रू मिल रही है उसको रिसीव करता है, फिर उसी नॉलेज को वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड मतलब अब जैसा उसने देखा है वो वैसा ही उस चीज को सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करता है। थर्ड स्टेप वैल्यूइंग स्टेप। वैल्यूइंग मतलब अब जो उसने देखा, जो उसने रिसीव किया, उसके ऊपर फिर उसने रिस्पॉन्ड किया, मतलब सेम टू सेम करने की कॉपी करी। अब जब उसने वो चीज़ सेम कॉपी करने की कोशिश करी तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। मतलब जो चीज़ उसने करने की कोशिश करी या तो उसको उससे फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होता है तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, अगर उसको नुकसान होता है तो वो उस चीज़ को नहीं करेगा। दैट इज अ वैल्यूइंग स्टेज। मतलब अब लर्नर को वैल्यूइंग स्टेज में ये पता चलता है कि उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब वैल्यूइंग स्टेज में उस नॉलेज के, उस कंटेंट के बारे में लर्नर को वैल्यू पता चलता है कि वो कंटेंट उसके लिए वर्दी है या नहीं है, मतलब करने लायक है या नहीं है। ठीक है। फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में अब लर्नर क्या करेगा, अपनी प्रायोरिटीज को ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब जो चीज उसको करनी चाहिए वो उसके लिए अपने दिमाग में एक अलग ब्रैकेट बनाएगा,
जो चीज उसको नहीं करनी चाहिए, जिससे उसको अपनी लाइफ में कभी बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर जिससे उसको अपनी लाइफ में कभी नुकसान हुआ हो, उसके लिए वो एक अलग ब्रैकेट बनाएगा। मतलब क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, उसको वो दोनों अलग अलग ब्रैकेट बना के ऑर्गेनाइज करेगा। दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। कैरेक्टराइजिंग स्टेप में अब लर्नर ने जो भी कुछ सीखा है, तो जो चीज से उसको नुकसान हुआ है उस चीज को वो करना बंद कर देगा, लेकिन जिस चीज से उसको फायदा हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, उस चीज में उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और वो उस चीज को बार बार करता जाएगा और वो उस चीज को इतनी बार लगातार कर लेगा कि अब वो चीज उसका कैरेक्टर बन जाएगी, उसका नेचर बन जाएगी। मतलब अब उसको उस चीज की आदत हो जाएगी, अब वो हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज किसी बच्चे ने दो बच्चों को लड़ता हुआ देखा। अब सबसे पहले क्या करेगा, वो उन दोनों लड़कों को लड़ता हुआ देखेगा, तो दैट इज योर रिसीविंग स्टेप। वो उस नॉलेज को रिसीव करेगा। सेकंड, रेस्पॉन्डिंग। अब वो घर पे जाएगा, कभी उसकी अपने सिबलिंग से लड़ाई होती है तो वो सेम चीज रिपीट करेगा जो उसने कभी अपनी लाइफ में देखी थी उन दो बच्चों को लड़ते हुए। सो दैट इज योर रेस्पॉन्डिंग स्टेप। मतलब वो सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करेगा उस सेम चीज को। थर्ड, वैल्यूइंग स्टेज। वैल्यूइंग मतलब अब जब उसने उस चीज को सेम कॉपी किया तो या तो उसको अपने ब्रदर से दो पंचेस मिले होंगे या उसने अपने ब्रदर को दो पंचेस मारे होंगे। तो अगर उसको उसके भाई से दो थप्पड़ पड़े तो उससे उसको नुकसान हुआ, उसको हर्ट हुआ, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम अपने भाई से लड़ाई नहीं करनी है। तो वैल्यूइंग स्टेज में उसको क्या नहीं करना है वो पता चल गया। या उसने जो किया होगा उससे अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला तो वो क्या सोचेगा कि इससे मुझे अच्छा लगा, मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो मैं दोबारा बार बार उस चीज को रिपीट करूंगा। तो दैट इज योर वैल्यूइंग स्टेज कि बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको उस चीज की समझ वैल्यूइंग स्टेज में होती है। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में अब वो अपनी प्रायोरिटीज को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब अब जब उसको अपने ब्रदर से दो थप्पड़ पड़े तो वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में इसको डाल देगा डोंट्स के ब्लॉक में। मतलब अब उसको दोबारा से ऐसी गलती नहीं करनी है, दोबारा से अपने भाई से नहीं लड़ना है। और जो चीज से उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला वो डालेगा उसको डूज के ब्लॉक में। मतलब वो चीज वो बार बार रिपीट कर सकता है क्योंकि अब उसको उस चीज से फायदा हुआ है, उसको इंटरेस्ट आने लगा है। तो वो दो अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर लेगा अपने दिमाग में कि क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। एंड कैरेक्टराइजिंग स्टेज में अब जब उसने बार बार उस चीज को इतनी बार रिपीट कर लिया कि अब वो चीज उसका कैरेक्टर बन चुकी है, उसका नेचर बन चुकी है। मतलब अब उसको उस चीज के बारे में मास्टरी हो चुकी है। अब उसको उस चीज को करने से पहले एक बार सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपने उसको रिसीव किया, आप उसको रेस्पॉन्ड करोगे। रेस्पॉन्ड मतलब घर पे जाके उसी सेम चीज को वापस रिपीट करोगे, वापस समझने की कोशिश करोगे। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट मेरे फायदेमंद है, मुझे आगे एग्जाम में फायदा होगा, तो आप इसको क्या करोगे, अपने वैल्यूइंग स्टेज में टिक कर दोगे कि हाँ मुझे इससे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इससे फायदा होगा, तो मुझे दोबारा से ये चीज करनी है। अगर कोई चीज मैंने आपको पढ़ाई, आपको लगा कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है और कोई दूसरी टीचर ने वो चीज अच्छे से पढ़ाई, तो आप क्या करोगे, अब दो कॉलम्स बना लोगे। इस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया। ये क्या हुआ, आपने चीजों को प्रायोरिटाइज किया अपने ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में। और जब आपने इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को 5 बार 6 बार रिवाइज कर लिया, मतलब अब आपको उस कंटेंट की मास्टरी हो गई, अब आपको उस चीज की हैबिचुअलिटी हो गई। मतलब अब वो चीज आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बन चुकी है। ठीक है, सो दैट इज योर कैरेक्टराइजिंग स्टेज। तो ये पांचों है आपके अफेक्टिव डोमेन के स्टेजेस। फर्स्ट रिसीविंग, सेकंड रेस्पॉन्डिंग, थर्ड वैल्यूइंग, फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग एंड फिफ्थ कैरेक्टराइजिंग स्टेज। अब चलते हैं साइकोमोटर डोमेन की तरफ। साइकोमोटर डोमेन जो है वो आपके स्किल्स से डील करता है, मतलब आपके फिजिकल एक्शन से, कि टीचर अपनी टीचिंग के थ्रू कैसे बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकती है। इसमें भी वी हैव 5 स्टेजेस, और इन स्टेजेस को भी लर्न करने के लिए इसमें भी मेरे पास में एक एक्रोनम है। वो एक्रोनम क्या है, IMPAN, मतलब इम्पान। इम्पान एक शॉर्ट फॉर्म है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, इन पांचों स्टेप्स को लर्न करने की। ठीक है, फर्स्टली आई मतलब इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, सेम स्टेप, सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने अफेक्टिव डोमेन में देखे थे, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, तो देखते हैं इमिटेशन क्या है।
इमिटेशन मतलब ऑब्जर्व करना। जो नॉलेज बच्चे को मिल रही है, बच्चा क्या करेगा, उस नॉलेज को सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उसको रिसीव करेगा। सेकंड, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब उसी चीज को खुद के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगा, अपने खुद के ओन वे में, खुद के तरीके से, ठीक है। थर्ड इज योर प्रिसीजन स्टेज। प्रिसीजन मतलब प्रैक्टिस करना। अब जो चीज उसने ऑब्जर्व करी, उसने खुद अपने आप से करके देखा। अब प्रिसीजन स्टेज में क्या होगा, उस चीज की वो बार बार प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस क्यों करेगा, अब वो चाहता है कि उसको इस चीज में मास्टरी मिल जाए, तो उसके लिए वो उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करेगा। फोर्थ, आर्टिकुलेशन स्टेज। आर्टिकुलेशन स्टेज में क्या है, अब जब प्रिसीजन स्टेज में उसने उस चीज की इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि अब आर्टिकुलेशन स्टेज में उसको उस चीज की अच्छे से पकड़ हो गई, उसको मास्टरी हो गई उस चीज के लिए। और नेचुरलाइजेशन स्टेज जो है वो आपका कैरेक्टराइजेशन स्टेज से सेम है। मतलब अब जब उसको, उस लर्नर को उस कंटेंट के ऊपर अच्छे से पकड़ हो गई, मास्टरी हो गई, तो अब वो कंटेंट उसका नेचर, उसका कैरेक्टर बन चुका है। मतलब अब कभी भी उसको वो चीज़ सेम रिपीट करनी है तो उसके लिए उसको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये पांचों स्टेजेस हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी बच्चे को डांस करना सीखना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इमिटेट करेगा। मतलब अपने डांस टीचर के पास में जाएगा या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख के उस वीडियो को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करेगा मतलब उसको रिसीव करेगा, या तो वो देख के उस चीज़ को रिसीव करेगा, या फिर गाने को, अगर उसको म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है तो वो उस गाने को सुन के रिसीव करेगा, और डांस की प्रैक्टिस करनी है, डांस सीखना है तो वो उस चीज़ को देख के रिसीव करेगा, है ना। तो वो सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। मैनिपुलेट स्टेज में क्या करेगा, अब जैसा उसने उस वीडियो में देखा है वो अपने हाथ पांव हिला के उस सेम डांस के स्टेप को सीखने की कोशिश करेगा। प्रिसीजन स्टेप में क्या करेगा, अब क्योंकि उसको वो डांस पूरा अच्छे से परफेक्टली सीखना है तो प्रिसीजन स्टेज में क्या करेगा, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। आर्टिकुलेशन स्टेज में अब जब उसने उस डांस परफॉर्मेंस की 5 बार 10 बार इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली कि आर्टिकुलेशन स्टेज में अब उसको उस डांस की मास्टरी हो गई। मतलब उस सॉन्ग पे अब उसको वो डांस बहुत अच्छे से आने लग गया है। और नेचुरलाइजेशन स्टेज में क्या होगा कि अब वो जो डांस परफॉर्मेंस है उसको, वो उसका नेचर बन गया है। मतलब अब कभी भी वो गाना बजेगा तो उसको उस पर डांस करने के लिए पहले स्टेप्स सोचने नहीं पड़ेंगे। जैसे इमिटेशन स्टेज में क्या हुआ था, वो गाना उसने पहली बार सुना था तो उसको पहले उस वीडियो को उसने 2-3 बार देखा होगा, फिर उसको वो चीज़ समझ में आई होगी, उसको स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे, उसको गाना अच्छे से याद हुआ होगा। लेकिन नेचुरलाइजेशन स्टेज में क्या हुआ, अब जब उसने उस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस कर ली, उसको मास्टरी मिल गई उस चीज़ की, तो अब कभी भी उसको वो सेम डांस परफॉर्म करना होगा तो उसको उससे पहले उसके स्टेप्स को याद नहीं करना पड़ेगा। अब उसको पता होगा कि पहला ये स्टेप है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका है, अब उसको उस चीज़ की मास्टरी हो गई है, ठीक है। सो दैट इज योर नेचुरलाइजेशन स्टेज। तो ये पांचों है आपके साइकोमोटर डोमेन के स्टेजेस। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले बच्चा कंटेंट को ऑब्जर्व करता है। फिर मैनिपुलेट में वो उस कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। प्रिसीजन स्टेज में उसी सेम कंटेंट को वो बार बार प्रैक्टिस करता है। आर्टिकुलेशन स्टेज में वो उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेता है कि उसको उस चीज़ की मास्टरी हो जाती है। और नेचुरलाइजेशन में अब वो कंटेंट उसका नेचर बन जाता है, उसका कैरेक्टर बन जाता है। अब ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के बाद हम गैगने को देखते हैं। तो गैगने ने अपने स्टाइल में बेसिकली 2 चीज़ों की बात की है। सबसे पहले तो गैगने ने अपनी स्टाइल में लर्निंग स्टाइल्स बताई है, जिसमें गैगने ने टोटल 8 लर्निंग स्टाइल्स बताई है। और फिर उसके बाद में गैगने ने 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बताए। तो सबसे पहले हम गैगने की लर्निंग स्टाइल्स देखते हैं। गैगने ने अपनी लर्निंग स्टाइल में कहा है कि द लोअर 4 ऑर्डर टेंड्स टू फोकस ऑन द मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट। मतलब जो नीचे के 4 स्टेजेस हैं वो बिहेवियर एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, बिहेवियर के लिए फोकस करते हैं। वाइल द हाईएस्ट 4 ऑर्डर्स फोकस ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जो ऊपर के 4 लेवल्स हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, मतलब वो आपके ब्रेन पे फोकस करते हैं। तो टोटल 8 लर्निंग स्टाइल्स बताइए, क्या है वो 8 लर्निंग स्टाइल्स। फर्स्ट, सिग्नल लर्निंग। सेकंड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। थर्ड, चेनिंग। एंड फोर्थ, वर्बल एसोसिएशन।
इन चारों को गैगने ने कहा है कि ये चारों लोअर लर्निंग स्टाइल्स है जो कि आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। अपर लर्निंग स्टाइल्स कौन सी है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये चारों गैगने ने अपर लेवल की लर्निंग स्टाइल्स बताई है जो कि आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डील करता है, आपके माइंड से डील करती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी स्टाइल्स को देखते हैं। सबसे पहला है आपका सिग्नल लर्निंग स्टाइल। सिग्नल लर्निंग स्टाइल क्या है? ये लर्निंग स्टाइल वो लर्निंग स्टाइल है जिसमें बच्चे को किसी टीचर की जरूरत नहीं होती या बच्चे को किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है कुछ चीज सीखने के लिए। इसमें बच्चा जो है वो नेचुरली चीजों को सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते समय हमारी आंखें जलती है, हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, तो क्या इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमको किसी टीचर की, किसी गाइड की जरूरत पड़ी? नहीं। ये चीज हमने एक दो बार करी तो ये नेचुरली हमको समझ में आ गया कि हम जब भी प्याज काटेंगे तो हमारी आंखें जलेगी और आंखें जलेगी तो आंखों में से आंसू आएंगे, तो जब भी हम प्याज काटेंगे हमारी आंखों में से आंसू आएंगे। ये चीज हमने नेचुरली सीखी है, ना ये चीज हम बचपन से जानते थे, ना हमको किसी गाइड ने या किसी मेंटोर ने ये चीज सिखाई है, बल्कि हमने खुद करी ये चीज। तो हमने नेचुरली ये चीज एक्सपीरियंस करी और नेचुरली हमने ये चीजों को सीखा है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि हम किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, अगर हमने किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हम तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जल जाता है। तो ये भी हमने नेचुरली ही सीखा है। हमने कभी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया होगा अपनी लाइफ में, कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसमें हमने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया होगा, फिर हमारा हाथ जला होगा, तो उससे हमको नेचुरली नॉलेज मिली कि कभी भी गर्म ऑब्जेक्ट को जब भी हम टच करेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, तो इसलिए हमको गर्म ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। इसके लिए भी हमको किसी मेंटोर की, किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ी, हमने नेचुरली ये चीज सीखी है। तो यह होता है आपका सिग्नल लर्निंग, जिसमें बच्चे को किसी टीचर की या किसी मेंटोर की जरूरत नहीं होती लर्निंग के लिए, बल्कि वो नेचुरली चीजों को सीखता है। ठीक है। सेकंड इज योर स्टिम्युलस रेस्पॉन्स लर्निंग। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? इसमें बच्चे को अब टीचर की जरूरत है, अब मेंटोर की जरूरत है। इसमें बच्चे जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, हम डॉग को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? उसको बोलते हैं सिट डाउन, तो वो बैठता है। हम उसको बोलते हैं स्टैंड अप, तो वो खड़ा होता है। तो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लर्नर को, चाहे वो लर्नर ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे कोई भी हो, जैसे हम हमारे लर्नर्स को ट्रेनिंग देंगे उस ट्रेनिंग के थ्रू हमारा लर्नर जो है वो चीजों को सीखेगा। वो आता है हमारा स्टिम्युलस रेस्पॉन्स लर्निंग में। ठीक है। सेकेंड इज योर चेनिंग। चेनिंग लर्निंग कैसे होती है? हम एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के चीजों को सीखते हैं, लेकिन चेनिंग लर्निंग में हम क्या सीखते हैं? चेनिंग लर्निंग में हम स्किल्स को सीखते हैं। एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज से जोड़ के, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के हम धीरे धीरे स्किल्स सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी भी बाईसाइकिल चलाना सीखा होगा, साइकिल चलाना सीखा होगा, तो हमने कैसे सीखा होगा? हमको पहले किसी ने सिखाया होगा, इसमें भी हमको ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग कैसे दी है? एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के हमको चीजें सिखाई है। अब कैसे सिखाया होगा हमको साइकिल चलाना? सबसे पहले हमको कहा होगा कि सबसे पहले हैंडल संभालो, फिर बैलेंस करना सीखो, फिर पेंडल मारना सीखो, फिर गियर के बारे में बताया होगा, फिर स्पीड के बारे में बताया होगा। तो ऐसे धीरे धीरे एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हुए हम एक दिन पूरी साइकिल चलाना सीख गए। ऐसे ही हम अगर हमको डांस सीखना है तो सबसे पहले हमको हाथों के स्टेप्स चलाने देखने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, फिर पैरों के स्टेप्स सीखने पड़ते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन सीखना पड़ता है, और धीरे धीरे एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते जोड़ते हम पूरा डांस परफॉर्मेंस सीख जाते हैं। तो चेनिंग लर्निंग में क्या होता है? हम एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के धीरे धीरे अपनी पूरी स्किल को डेवलप करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? चेनिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज से जोड़ते हुए। फोर्थ इज योर वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन क्या है? इसमें भी हम चेनिंग प्रोसेस का ही यूज करेंगे, लेकिन चेनिंग में तो हम स्किल्स को सीखते थे, लेकिन वर्बल एसोसिएशन में हम क्या सीखेंगे? लैंग्वेज सीखेंगे। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वर्बल मतलब लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो इसमें भी हम चेनिंग प्रोसेस का ही यूज करेंगे। मतलब एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के, एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज से जोड़ के ही हम चीजें सीखेंगे, लेकिन क्या सीखेंगे? इसमें हम स्किल्स नहीं सीखेंगे, इसमें हम लैंग्वेज सीखेंगे। अब लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी होगी तो हमने सबसे पहले क्या सीखा होगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सबसे पहले हमने अल्फाबेट सीखे होंगे, उसके बाद में हमने पूरा अल्फाबेट को जोड़ के, 2-3 अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनाना सीखा होगा, है ना। सबसे पहले हमने ABCD सीखी होगी, ABCD लिखनी सीखी होगी A to Z तक।
फिर हमने APPLE एप्पल ऐसे वर्ड बनाना सीखा होगा, और फिर वर्ड को जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे हमने पूरा एक सेंटेंस बनाना सीखा होगा, और फिर सेंटेंस को जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे हमने पूरा पैराग्राफ बनाना सीखा होगा। और आज हम इतना सीख चुके हैं कि हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोल भी सकते हैं। लेकिन कैसे सीखा हमने ये चीज? धीरे धीरे चेनिंग प्रोसेस के थ्रू सीखा। एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज से जोड़ते हुए धीरे धीरे उस लैंग्वेज में मास्टरी करते गए, धीरे धीरे वो चीज सीखते गए, लेकिन थ्रू चेनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको याद रखना कि चेनिंग में हमने चेनिंग प्रोसेस का ही यूज किया है, लेकिन चेनिंग में हमने स्किल्स सीखी है, लेकिन वर्बल एसोसिएशन में हमने लैंग्वेज सीखी है। तो ये है गैगने की सबसे 4 लोएस्ट लर्निंग स्टाइल। क्या थी? सबसे पहले सिग्नल लर्निंग स्टाइल, जिसमें हम नेचुरली चीजों को सीखते हैं। सेकंड, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जिसमें हम क्या सीखते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं। थर्ड, चेनिंग, जिसमें हम स्किल्स सीखते हैं लेकिन थ्रू चेनिंग प्रोसेस। फोर्थ, वर्बल एसोसिएशन, इसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं लेकिन सेम चेनिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये चारों जो लोअर लर्निंग स्टाइल्स है वो आपके बिहेवियर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। फिफ्थ, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कैसे सीखते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में बच्चा जो है वो सेम दिखने वाली चीजों के अंदर, सेम दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स के अंदर चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखता है। डिफरेंशिएट करना मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, आदमी कौन है, औरतें कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी मेल लैंग्वेजेस हैं, उन मेल लैंग्वेज में मेरे फादर की लैंग्वेज कौन सी है हम पहचानते हैं कि मेरे पापा की आवाज कौन सी है ना। वो डिफरेंशिएट लर्निंग है। जब हम छोटे थे तो हमको समझ में आया कि जो भी राउंड ऑब्जेक्ट होता है वो बॉल होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमको समझ में आया कि बॉल भी एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग बॉल होती है। बेसबॉल अलग होती है, फुटबॉल अलग होती है, वॉलीबॉल अलग होती है ना। तो बॉल है तो सेम दिखने वाला ऑब्जेक्ट, सेम राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी हमने कैटेगरी वाइज डिफरेंट कैटेगरी वाइज हमने उस चीज को भी डिफरेंशिएट करना सीखा है। तो वो है आपकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आता है कि हम सेम दिखने वाली चीजों के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में हम पूरा कंसेप्ट सीखते हैं, पूरे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आगे हम रिसर्च में जाएंगे तो हमको रिसर्च कैसे करनी है, कितने टाइप की रिसर्च होती है, कौन कौन से रिसर्च होती है, कौन कौन से हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च के हम प्रपोजल कैसे बनाएंगे, रिसर्च के लिए पेपर कैसे बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेना, पूरी डीपली उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लेना, जानकारी ले लेना, कंसेप्ट लर्निंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज योर रूल लर्निंग। रूल लर्निंग मतलब इसमें हम किसी भी कंसेप्ट के बारे में रूल्स को सीखते हैं कि इस कंसेप्ट को लेकर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। जैसे मैं रिसर्च का ही एग्जांपल लूं तो आगे हम जब रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो रिसर्च के अंदर क्या रूल्स होने चाहिए, हम रिसर्च को भी आगे पढ़ेंगे कि रिसर्च में भी क्या रूल्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमको रिसर्च में करनी चाहिए, क्या चीजें हमको रिसर्च में नहीं करनी चाहिए, रिसर्च की एथिकलिटी जो है वो किस चीज पे बेस्ड है, क्या चीज हमको करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस चीज से जुड़े हुए। ये किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में उसके रूल्स को पढ़ना, उसके रेगुलेशंस को पढ़ना आपकी रूल लर्निंग में आता है। एंड नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। हाईएस्ट लेवल कैसे? प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो लर्नर है वो खुद की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है। अब खुद कैसे सॉल्व करता है? हमने देखा कि कंसेप्ट लर्निंग में हमको किसी भी कंसेप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, रूल लर्निंग में हमको उस कंसेप्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ता है। तो जब हमको कंसेप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो समझ में आ गए, तो उससे रिलेटेड अगर हमको कोई भी दिक्कत आती है इन फ्यूचर, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका सोल्यूशन भी हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन फ्यूचर एक दिन लैपटॉप चलाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपने लैपटॉप के बारे में जानकारी ले रखी है, अगर आपको लैपटॉप की कंसेप्ट लर्निंग है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसकी कंसेप्ट लर्निंग है, आपने उसकी अच्छे से जानकारी ले रखी है, तो अगर आपने लैपटॉप के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पढ़ रखा है कि इस प्रॉब्लम में कौन से रूल को अप्लाई करना है, इस प्रॉब्लम में कौन से रूल को अप्लाई नहीं करना है, अगर आपको ये सब चीजें पता है, तो आप
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में जो भी आपके लैपटॉप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये कब होगा? जब आपके पास में रूल लर्निंग और कंसेप्ट लर्निंग होगी। तो ये जितनी भी लर्निंग है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपको इन सभी लर्निंग को एक हायरार्की फॉर्म में लर्न करना है, क्योंकि यूजीसी ने बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा है कि फोर्थ लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, या फिर चेनिंग के बाद में कौन सी लेवल ऑफ लर्निंग आती है, तो आपकी वर्बल एसोसिएशन आती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लोएस्ट कौन सी है, तो वो सिग्नल लर्निंग है। ये सब आप कब बता पाओगे? जब आपको इन सभी लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में एक हायरार्किकल फॉर्म में लर्न होगा। तो आपको इन सभी 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में एक हायरार्किकल फॉर्म में लर्न करना है, एक लेवल्स में इन सभी को याद करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैगने के ऑब्जेक्टिव्स। गैगने के टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो गैगने ने 8 लर्निंग स्टाइल्स बताई जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और 5 गैगने ने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए। अब वो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला है एटीट्यूड, मतलब इस पे 5th नंबर लिखा है, लेकिन पहला मतलब लोएस्ट लेवल का है एटीट्यूड। फिर मोटर स्किल्स, देन वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, और सबसे हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मतलब कैसे हम अपनी टीचिंग के थ्रू लर्नर के अंदर एटीट्यूड, मोटर स्किल्स, वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में बताया है गैगने ने अपने ऑब्जेक्टिव्स में। तो सबसे पहले टीचर अपनी टीचिंग के थ्रू क्या करता है? बच्चे के अंदर एटीट्यूड्स को डेवलप करता है। एटीट्यूड मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले थोड़ी ना बोलना या चलना सीख जाता है। सबसे पहले वो क्या करता है? स्माइल करना सीखता है, हंसना सीखता है, रोना सीखता है। उसको बोलना भी नहीं आता है, लेकिन वो हंसना सीखता है, रोना सीखता है। सो दैट इज योर एटीट्यूड, वो आपका एटीट्यूड है। फिर वो क्या करता है? फिर वो मोटर स्किल्स सीखता है। मोटर स्किल्स हमने पढ़ा था, मोटर स्किल्स क्या है? साइकोमोटर में हमने पढ़ा था। साइकोमोटर डोमेन में मोटर स्किल्स क्या है? आपकी फिजिकल एक्शन, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। मतलब मोटर स्किल्स में बच्चा क्या करता है? चलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है ना। फिर वर्बल इंफॉर्मेशन में फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो बोलना सीखता है, चाहे उसकी जो सराउंडिंग लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, व्हाटएवर इट कुड बी, लेकिन फिर वो बोलना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स सीखता है। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जहां भी कॉग्निटिव वर्ड आएगा वहां किसका यूज होगा? ब्रेन का। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन की लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज सीखता है ना, आपकी इंटेलिजेंस को सीखता है। तो फिर जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब वो क्या सीखेगा? अपने ब्रेन का यूज करना सीखेगा। बच्चा बड़ा हो चुका है, अब वो स्कूल में आएगा, तो जब वो 6th क्लास में आएगा, 7th 8th 9th क्लास में आएगा, तो वो चीजों को पढ़ेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा। तो तब वो अपने ब्रेन का यूज करेगा, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेगा, है ना। तो दैट इज योर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स। मतलब अब बच्चा जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे हम एग्जांपल ले रिसर्च का, तो रिसर्च में आप क्या करोगे? अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करोगे, खुद रिसर्च करोगे, है ना। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या है? अब बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो खुद की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है। सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो ये 5 है गैगने के अकॉर्डिंग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट्स का, अपने लर्नर्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। फर्स्ट और सबसे लोएस्ट लेवल का है एटीट्यूड, फिर मोटर स्किल्स, वर्बल इंफॉर्मेशन, cognitive strategies and intellectual skills. So yeah, that is all about today's lecture. आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा सबसे पहले तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, और फिर हमने गैगने एंड ब्रिग्स की कुछ लर्निंग स्टाइल्स देखी, और कुछ गैगने एंड ब्रिग्स की टीचिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखे। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which level of teaching? मतलब टीचर अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स देता है ताकि बच्चे जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ये कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है? ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। बताओ, ऑटोनॉमस में हमने क्या देखा? ऑटोनॉमस में तो टीचर का कोई रोल ही नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेमोरी लेवल में तो अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। इसमें बच्चा क्या करता है? सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करके याद करने की कोशिश करता है, रटने की कोशिश करता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। रिफ्लेक्टिव लेवल से पहले आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस लेवल में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इस लेवल में टीचर क्या करता है? बच्चों को
अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता है, उनको एग्जाम्पल्स देता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देता है ताकि बच्चे जो है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इसका राइट आंसर है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी बाद में शुरू होता है, मतलब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा, बच्चा नई नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नई नॉलेज क्रिएट करेगा। तो ये तो उसके बाद का लेवल है, उससे पहले ही अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है जिसमें बच्चा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है और टीचर उसको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव। नॉन कॉग्निटिव पूछा है। अब मैंने आपको बताया जब भी कॉग्निटिव वर्ड आ जाए तो समझ लेना आपकी ब्रेन की बात हो रही है, आपकी मेंटल एबिलिटीज की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन चारों में से कौन सा नॉन कॉग्निटिव है, मतलब कॉग्निटिव नहीं है, मतलब आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। सिंपल इसको समझने की कोशिश करो कि इन चारों में से कौन सा आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहला रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मतलब जब हम चीजों को बार बार रिकॉल करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो आपको ब्रेन का यूज डेफिनेटली होगा। याद कैसे करोगे, दिमाग से तो करोगे, तो इसमें बार बार आपके ब्रेन का यूज होगा, रिकॉलिंग तो होगा नहीं इसका आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कोई आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, अपना दिमाग यूज करके, अपना ब्रेन यूज करके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं होगा, ये भी आपके ब्रेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा है नॉन कॉग्निटिव, मतलब जो आपके ब्रेन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए इन चारों में से। रिकॉलिंग ब्रेन से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ब्रेन से रिलेटेड है। थर्ड है आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, मतलब सेंसरी इनपुट्स को आइडेंटिफाई कौन करता है, मतलब हम जब चीजों को देखते हैं, हमारी आंखें कोई ऑब्जेक्ट को देख रही है तो पहले सिग्नल हमारे ब्रेन के पास में जाते हैं। ब्रेन बताता है कि आप जो देख रहे हो वो फोन है, और फिर हमारी आंखें देखती है और फिर आंखों को पता चलता है कि अच्छा ये फोन है। हम कुछ भी सुनते हैं तो पहले जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन के पास में जाता है, और फिर ब्रेन जो है वो ट्रांसफर करके उसको हमारे कानों तक पहुंच जाता है, और फिर कान उस चीज को सुनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सेंसेस से कोई भी चीज को रिसीव करते हैं तो सबसे पहला सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। मतलब सेंसरी इनपुट्स में भी ब्रेन का यूज हो रहा है, आपके दिमाग का यूज हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, मतलब हम विश्वास करें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। विश्वास तो हम मन से करते हैं ना, दिमाग से थोड़ी ना करते हैं। तो इस ये है आपका आंसर, करेक्ट आंसर, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन चारों में से बताना है, इन ये जो लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से बताना है नॉन कॉग्निटिव कौन सा है। नॉन कॉग्निटिव मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। रिकॉलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेंसरी इनपुट्स तीनों ही आपके ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन बिलीविंग व्हाट इज ट्रू आपके ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि हम किसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं तो वो हम ब्रेन से नहीं करेंगे, वो हम अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाएगा। फिर ये बिलीव कैसे करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड से करते हैं। तो ये आपके अफेक्टिव डोमेन का एग्जाम्पल है, ना कि कॉग्निटिव डोमेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमंस। मतलब क्या बोला है इसमें कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में ह्यूमंस के डिफरेंट लेवल्स की बात हुई है। तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसके अंदर थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों की बात हुई है। हमने 3 लेवल्स पढ़े ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ऐसा कौन सा डोमेन है जिसके अंदर थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों की ही बात हुई है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया है मूड। मूड आपका किसके अंदर आएगा, आपके बिहेवियर्स के अंदर, आपके एटीट्यूड्स के अंदर, मतलब ये आपका अफेक्टिव डोमेन का ऑप्शन है। सेकंड एटीट्यूड्स, थर्ड बिहेवियर, ये दोनों भी आपके अफेक्टिव डोमेन के ऑप्शंस हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जहां ब्रेन का यूज होगा। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, थिंकिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है और अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। तो ये सब चीजें किसके थ्रू होगी, ब्रेन के थ्रू होगी। ब्रेन के थ्रू ही तो हम थिंक करेंगे, हम सोचेंगे, हम लर्न करेंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू होगा ये सब कुछ, हमारे दिमाग के थ्रू, ब्रेन के थ्रू। तो जहां भी ब्रेन वर्ड यूज होना है वहां क्या आएगा, कॉग्निटिव आएगा। सिंपल सा आंसर है कॉग्निटिव। फोर्थ क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स लेड बाय ब्लूम्स इन 1956 क्लासिफाइज द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू हाउ मेनी डोमेन्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के अंदर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये ब्लूम्स ने अकेले ने नहीं दिए। एक एजुकेटर्स की कमेटी थी, उसमें कुछ 4-5 एजुकेटर्स बैठे थे। उसके चेयरपर्सन, उस कमेटी के चेयरपर्सन जो थे वो ब्लूम्स थे, और उनके नाम के अकॉर्डिंग फिर इसका नाम रखा गया है ऑब्जेक्टिव्स का, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी कब आई थी, 1956 के अंदर आई थी। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो भी इस क्वेश्चन में बोला है।
अब क्वेश्चन में मेन क्या बोला है कि कितने तरह के डोमेन्स के बारे में बात हुई है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में। कितने पढ़े हमने? 3 ही तो पढ़े हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आंसर बी इज योर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के कितने डोमेन्स होते हैं, मतलब हम कितने तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। तो हमने मेनली कितने डोमेन्स पढ़े? 3 ही तो पढ़े हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जिसमें हम ब्रेन का यूज करके लर्निंग करते हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम हमारे बिहेवियर का यूज करके, हमारे एटीट्यूड्स का यूज करके लर्निंग करते हैं। अब याद रखना, लर्निंग सिर्फ आपके ब्रेन के थ्रू ही नहीं होती है, लर्निंग आपके दिमाग से तो डेफिनेटली होगी ही होगी, आपके बिहेवियर से भी आप चीजों को सीखते हो, है ना। आपने अगर कुछ किया, अगर उससे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला, आपको अच्छा लगा, तो आप उस चीज को दोबारा से करने की कोशिश करोगे, वापस से सेम चीज रिपीट करोगे। तो इससे आपको लर्निंग क्या हुई कि ये चीज अच्छी है, मेरे फायदे के लिए है और मैं इसको दोबारा कर सकता हूँ। लर्निंग हुई ना। तो लर्निंग सिर्फ आपके दिमाग से रिलेटेड नहीं है, आपके ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन, आपके इमोशंस, एटीट्यूड्स और आपकी फिजिकल स्किल्स से भी रिलेटेड है। तो लर्निंग के कितने डोमेन्स पढ़े हमने? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम्स इन 1956। बेंजामिन ब्लूम्स ने कौन सा डोमेन दिया था? बताओ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या सभी बेंजामिन ब्लूम्स ने ही दिए थे? सभी तो बिल्कुल भी नहीं दिए थे ना। बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था आपका कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें इन्होंने ब्रेन की बात करी थी कि हम ब्रेन का यूज करके चीजों को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स। अब जहां भी वर्ड मेंटल आ जाए, ब्रेन आ जाए, तो वहां पे क्या लगाना है? कॉग्निटिव। कितनी बार बताया मैंने आपको कि जहां भी आपके दिमाग का वर्ड यूज हो जाए, आपके ब्रेन यूज हो जाए, आपका मेंटल स्किल्स वर्ड यूज हो जाए, तो वहां पे सिंपल सा बिना देखे, बिना पढ़े कॉग्निटिव मार्क करके आ जाना। बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसमें आपकी मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब किसमें आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अफेक्टिव डोमेन में आपके बिहेवियर्स का डेवलपमेंट होगा, साइकोमोटर डोमेन में आपके फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा और कॉग्निटिव डोमेन में आपके मेंटल स्किल्स यानी कि आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो कहीं भी वर्ड आप ब्रेन देख लो या आप मेंटल स्किल्स देख लो, तो बिना सोचे समझे, बिना ऑप्शंस पढ़े कॉग्निटिव मार्क करके आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन कंसिस्ट ऑफ, मतलब कॉग्निटिव डोमेन में, अब आप चाहे उसको कोई भी नाम दे दो, लेवल्स बोल लो, कैटेगरी बोल लो, कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स या कितनी कैटेगरीज की हमने बात की थी। कॉग्निटिव डोमेन में हमने कितनी कैटेगरीज की बात की थी? कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स होते हैं? बेसिकली 6 लेवल्स हमने देखे थे ना। कौन कौन से देखे थे? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। टोटल 6 लेवल्स की बात हुई थी। तो कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स आते हैं। और अफेक्टिव डोमेन में कितने लेवल्स आते हैं? 5 लेवल्स आते हैं। उनको याद करने के लिए मैंने आपको एक्रोनिम भी बताया था, R2VOC, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, है ना। और साइकोमोटर डोमेन में उसमें भी 5 होते हैं, उसके लिए भी एक्रोनिम बताया था, इम्पान, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके सभी नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।